वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टीएलपी का जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए गए हैं और यही ऑब्जेक्टिव्स हम इस पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है। सो जैसे कि हेल्थ एजुकेशन के नाम से चैप्टर है तो हमें हेल्थ एजुकेशन समझना है, जिससे कि इसमें लिखा हुआ है कि हेल्थ एजुकेशन attempts to close the gap between what is known about optimum health practice and that which is actually practiced। ठीक है, आपको हेल्थ के बारे में कितना पता है, ठीक है, और क्या क्या काम आप अपने हेल्थ पर कर रहे हैं, कितना आप जो है वो उस चीज़ों को जो चीज़ आपको पता है कितना आप अप्लाई कर रहे हो, कितना आप उसको एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, ये सारा सब कुछ जो हेल्थ रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, दैट इज़ हेल्थ एजुकेशन। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डेफिनेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपने हर डेफिनेशन के साथ उस बंदे का नाम या जहाँ से वो लिया गया है और वो ईयर वो याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये ग्रिफिथ्स ने 1972 में दिया है ये डेफिनेशन। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको भी याद रखें, शायद पेपर में ये पूछा जाए। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन इज़ एम्ड एट, जैसे कि इसका मकसद जो है ब्रिंगिंग अबाउट बिहेवियरल चेंज इन इंडिविजुअल, यानी कि लोगों में आ, उनके बिहेवियर में चेंज लेके आना, भले वो किसी एक बंदे का हो या कोई ग्रुप हो या कोई बहुत बड़ी आबादी हो। ठीक है, उनमें आप हेल्थ के मुताबिक हेल्थ रिलेटेड चेंजेस लेके आएँ। कोई चीज़ें जो उनको पहले ना पता हो, आप उनको हेल्थ के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएं जो उनको पता नहीं है या फिर वो उनके बारे में गलत सोच रखते हैं, एक मिसकंसेप्शन है। ठीक है, तो हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, चेंज करते हैं और आगे फ्यूचर हेल्थ में जो है, यानी कि फ्यूचर में उनके लिए हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको बहुत सारा जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कि उनका प्रेजेंट हेल्थ क्या है, फ्यूचर हेल्थ क्या है। ठीक है, किस तरह वो उसका ख्याल रख सकते हैं, किस तरह वो हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है, यानी कि उनके बिहेवियर में चेंज लेके आना, ये दूसरी डेफिनेशन और ये साइमंड्स ने 1976 में दिया। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क आया कि एक तो वो चीज़ पहली डेफिनेशन में हमने पढ़ी कि मतलब क्या चीज़ आपको पता है और क्या-क्या आप कर रहे हो। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन ये कि आप लोगों के बिहेवियर में हेल्थ के हवाले से क्या-क्या चेंज लेके आते हो, जो उनके प्रेज़ेंट और फ्यूचर हेल्थ के ऊपर अफ़ेक्टेड हो। ठीक है, तो ये 2 डेफिनेशन हमने पढ़ी। आगे इसके हवाले से और भी डेफिनेशन है, जैसे कि एनी कम्बिनेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिज़ाइन टू फैसिलिटेट वॉलंटरी एडॉप्टेशन ऑफ बिहेवियर कंडीसिव टू हेल्थ। ठीक है, यानी कि हर वो लर्निंग या बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आप सीखते हो, एक्सपीरियंस करते हो और आप उनको इख्तियार करते हो, अपनी ज़िंदगी में लेके आते हो अपने हेल्थ को बढ़ाने के लिए, अपने हेल्थ को बेहतर करने के लिए। यानी हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक़ आपके हेल्थ से हो, आप वो सीखते हो, आप उसको इख्तियार करते हो, अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करते हो। ठीक है, ये भी आपका हेल्थ एजुकेशन है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा द प्रोसेस, अच्छा इसकी भी जो है वो नीचे लिखा हुआ है, ग्रीन क्रूटर डीड्स और 1980, ये सारी चीज़ आप याद कीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग इंडिविजुअल एक्टिंग सेपरेटली और कलेक्टिवली, यानी कि आप एक इंडिविजुअल को, एक बंदे को देखते हो, उसको असेस करते हो, उसके हेल्थ के बारे में, उसकी बॉडी को आप असेस करते हो, जिसे हम असेसमेंट करते हैं। ठीक है, उनको जो है आप किसी अलग तरीके से, यानी उसको अकेले आप समझाते हो या कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों को समझाते हो। ठीक है, उनको जो है ऐसे चीज़ें बताते हो कि वो अपने सेहत के हवाले से, अपने जो उसकी बॉडी है, जो उसका हेल्थ है, उसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले कर सकें, जिन फ़ैसलों का असर उनके पर्सनल हेल्थ पे होगा और शायद उनके फैमिली और उनके कम्युनिटी के हेल्थ पे भी हो सकता है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि आप किसी इंडिविजुअल को या लोगों को इस तरह समझाएं और उनके हेल्थ के बारे में उनको ऐसी चीज़ें बताएं कि वो इख्तियार करें, जिससे उनकी भी सेहत अच्छी हो और उनके साथ रिलेटेड लोगों की भी सेहत अच्छी हो। ठीक है, ये 1985 की डेफिनेशन, तो ये भी आप याद कीजिएगा। अच्छा, अब हेल्थ एजुकेशन की हम बात करें तो हेल्थ एजुकेशन का हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं या कहाँ कहाँ उसका बेसिक जो है वो
हम बढ़ा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कम्युनिटीज़ में जाके लोगों को बता सकते हैं, स्कूल्स में बच्चों को बता सकते हैं, पेरेंट्स को बता सकते हैं, ठीक है। या फिर पेशेंट केयर सेटिंग्स, हॉस्पिटल्स में ऐसे क्लिनिक वगैरह होगा वहाँ पे, जहाँ पे पेशेंट्स आते रहते हैं, तो इन जगहों पे हम वो कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका गोल क्या होगा? गोल तो हमें पता है कि लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है लोगों के अंदर रिगार्डिंग हेल्थ इश्यूज, ठीक है। और उनके हेल्थ में अगर कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उनका फैसला कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सबसे पहला गोल होगा हेल्थ एजुकेशन का, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन जो है वो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट को, यानी कि शरह अमवात और शरह अमराज, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा हमने मरीज़ कम करने हैं। जब मरीज़ कम होगी तो उसकी वजह से मोर्टेलिटी यानी कि मौत का जो शरह है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को हेल्थ एजुकेशन के ज़रिए कम करना है। हम लोगों को हेल्थ एजुकेशन देंगे, लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, वो अपने सेहत का ख्याल रखेंगे, तो इसकी वजह से मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा और बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स प्रिवेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अल्टीमेट गोल जो है, यानी कि सबसे बड़ा गोल जो हेल्थ एजुकेशन का हो सकता है, वो ये है कि आप हेल्थ को प्रमोट करें, ठीक है। हेल्थ को मेंटेन करें, यानी कि सब लोग हेल्दी हो, सब सबकी एक्टिविटीज हेल्दी हो, ठीक है। और कम्युनिटी हेल्थ जो है वो बरकरार रहे, यानी कि हेल्थ प्रमोट करना ही ओवरऑल इस हेल्थ एजुकेशन का मकसद होता है, जिससे नाम से पता चलता है। अच्छा, अब हम हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, या किन किन चीज़ों पे हम ज़्यादा ज़ोर दे सकते हैं? अगर उन चीज़ों का ख्याल ना रखा जाए तो आगे जाके हेल्थ के इश्यूज बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो हेल्थ के ऊपर असरअंदाज हो सकती है, उनके मुताबिक हम लोगों को एजुकेशन देंगे। तो वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनके बारे में हम लोगों को बता सकते हैं? सबसे पहले तो फूड, ऐसे खाने खाएं जो न्यूट्रिशियस हो, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो, जो सेहत के लिए ख़तरनाक ना हो, ठीक है। जैसे लोग फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो हम उनसे मना करेंगे, चर्बी वाले खाने बहुत ज़्यादा ना खाएं, स्वीट चीज़ें बहुत ज़्यादा ना खाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम फूड के हवाले से लोगों को बता सकते हैं। इसके अलावा क्लीन वाटर, यानी कि साफ़ पानी का इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ें यूज़ करें, ऐसे चीज़ों में खाना खाएं जो बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं वो बिल्कुल साफ़ हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उनको बिजली, सैनिटेशन, यानी कि घर में हवा का आना जाना, बिल्कुल साफ हवा आती हो, हवा निकलती हो, ठीक है। जो सिस्टम होता है रेस्पायरेशन वगैरह और वेंटिलेशन का, ठीक है। इसके अलावा बच्चों का ख्याल रखना है, और घर में जो है वो कूलिंग का ख्याल, यानी कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके सेहत के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। इसके अलावा बच्चों का जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है, जैसे कि बच्चों का ख्याल करना, बच्चों के सेहत का ख्याल करना, ठीक है। सोशली बच्चे किसके साथ मिलते-जुलते हैं, बाहर उनके कौन से दोस्त हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, ये सारी चीज़ें हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एथनिसिटी एंड कल्चर, यानी कि आपका कल्चर भी आपके हेल्थ के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। जैसे कुछ लोग जो है उनके कल्चर में ऐसे खाने, ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं कि सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा कल्चर जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, ठीक है, किसी दिन, तो मीठा खाने की वजह से आपका सेहत ख़राब हो सकती है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो कि आपके कल्चर की वजह से भी आपके हेल्थ के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं। इसके अलावा कभी-कभी फैमिली में कोई बीमारियाँ होती हैं तो उनका कैसे ख़्याल रखना है, सोशली सपोर्ट देना है, ठीक है। जेंडर, यानी कि मेल फीमेल, उनके बॉडी में अक्सर, जैसे फीमेल में आप देखेंगे तो ज़्यादातर बीमारियाँ आती हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो फीमेल में ज़्यादातर होती हैं, ठीक है। एनीमिया, ब्लड की कमी उनमें अक्सर होती है। तो जेंडर के हवाले से भी हम लोगों को आगाह कर सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज एंड अदर कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़, बहुत सारे जैसे लैंग्वेज बैरियर होते हैं, ठीक है। तो लोगों को आगाह करना है कि यानी कि लैंग्वेज बैरियर को कैसे ख़त्म करना है, अपनी बात कैसे समझानी है किसी को, ठीक है। ऑक्यूपेशन एंड जॉब सिक्योरिटी, कुछ लोग ऐसे जॉब्स करते हैं जो कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, या फिर उनके सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, या फिर बहुत टाइम से वो कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ उनको उसकी वजह से मसला होता है। या कभी-कभी किसी की जॉब ही नहीं होती, ठीक है। तो कौन सा जॉब करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो अगर कोई जॉब नहीं करता तो ज़ाहिर-सी बात है उनके पास इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा वीक होंगे, पैसे नहीं होंगे, खाना नहीं खा पाएँगे, उतना अच्छे से जो है वो बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाएँगे, ठीक है। तो ये भी हेल्थ
के ऊपर ही असरअंदाज होगा। इसके अलावा सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन यानी कि वही जेंडर की बात आ रही है, ठीक है। दोबारा सोशल स्टेटस, वही बात कि आप जो है लोगों के साथ मिलते जुलते हो या अकेले रहते हो, ठीक है। या आपका आपका जहन क्या है, किस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को डील करते हो, ये भी आपके हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर कर सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस स्ट्रेस बहुत, जैसे कि इसमें लगा है सोशल स्ट्रेसर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके माहौल की वजह से आपके ऊपर असरअंदाज हो। जैसे किसी आप ऐसे माहौल में रहते हो जैसे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, ज़ाहिर बात है हेल्थ के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, वही बात, पैसे आपके पास कितने हैं, आप इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग है, जितना आप स्ट्रांग होंगे उतना आपकी हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। इसके अलावा स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस वैल्यूज़, कुछ लोग जो रिलीजियस बहुत ज़्यादा चीज़ों पे मतलब डिपेंड करते हैं, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में हम ये मानते हैं कि हम पानी दम करके पिएंगे या कुछ ऐसी चीज़ दम करके खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो अक्सर ये सारी चीज़ें होती हैं, या हम उस चक्कर में डॉक्टर के पास नहीं जाते कि मैंने दम किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, मैंने वो किया हुआ है। तो ज़ाहिरी बात है उनका तो अपना असर होगा, लेकिन दवाई और डॉक्टर और हेल्थ एजुकेशन का अपना असर होता है। तो एक चीज़ की वजह से हम दूसरी चीज़ ना छोड़ें और बिल्कुल किसी दूसरे के भरोसे ना बैठें, अपने बॉडी को खुद ही अ, ऐसे ना छोड़ें कि चलो ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं। तो ये अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी स्पिरिचुअल और रिलीजियस वैल्यूज़ होती हैं, वो कभी कभी असरअंदाज हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जिनके बारे में हमने लोगों को बताना है, उनको आगाह करना है कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और सेहत आपकी इंशाल्लाह बेहतर होगी। अच्छा जी, इसके बाद है हेल्थ बिलीफ मॉडल। अच्छा, हेल्थ बिलीफ मॉडल में ये बात की जा रही है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है HBM, यानी कि हेल्थ बिलीफ मॉडल इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल एक्सेप्ट प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज एंड व्हाई दे डू और डू नॉट एडहेयर टू अदर काइंड्स ऑफ हेल्थ केयर रेजिमेंट्स, ठीक है। यानी कि कुछ लोग जो कि हेल्थ के बारे में एक तरह का परसेप्शन रखते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये बीमारी है तो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, इससे मरना ही है, इससे मौत ही होगी, ठीक है। तो मतलब उनका एक एक बिलीफ बना होता है, ठीक है। आप किस तरह उनके उस बिलीफ को चेंज करते हो, किस तरह उनके उस ज़हनियत को, उस बिहेवियर को चेंज करते हो, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपकी बात पर अमल करें, आपकी बात को माने, ठीक है। और आप उनको जो कह रहे हैं कि भाई इस चीज़ का इलाज हो सकता है या फिर इसका कोई तरीका है हल करने का, ठीक है। जब वो सारी चीज़ें आप उनको बताओगे और उनको एक अपने दायरे में लेके आओगे, उनका बिहेवियर अल्टर करोगे, चेंज करोगे, ठीक है। यानी कि अगर हम हेल्थ बिलीफ का एक एक उसकी एक सिंपल सी बात करें तो इस बात का मतलब ये होगा कि लोगों के ज़हन में एक बीमारी के हवाले से या फिर हेल्थ के हवाले से क्या-क्या मिसकंसेप्शंस है, किस बात पर वो यकीन रखते हैं कि इससे ये होगा, ठीक है? और आपने उस चीज़ को कैसे चेंज करना है, ठीक है? ये हेल्थ बिलीफ मॉडल है। हेल्थ बिलीफ तो वही ना कि मतलब उनके ज़हन में क्या है हेल्थ के बारे में, किस बात पर वो यकीन करते हैं, किस बात पर वो नहीं करते, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल्स में ना ये मतलब एक बहुत ही बड़ी बात है, जिसमें आपके फिजिशियंस, डेंटिस्ट, नर्सेज, साइकोलॉजिस्ट या फिर हेल्थ एजुकेटर जितने भी लोग हैं, वो सब इसमें काम करते हैं और लोगों का बिहेवियर चेंज करने की बात करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल व्हेन वन इज अटेम्प्टिंग टू ओवरकम वुमेन्स पर्सनल बैरियर टू ऑब्टेनिंग मेमोग्राफ, द HBM may be useful। जैसे कि हम मेमोग्राम्स देखते हैं ना, तो मेमोग्राम ब्रेस्ट के वो एक्सरे वगैरह होते हैं जिसमें टिश्यूज़ वगैरह देखते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हर कोई आपको अपना वो एक्सरे दिखा सकता है, क्योंकि वो एक पर्सनल चीज़ है, एक प्राइवेट बात है हर किसी की, ठीक है। तो हर कोई आपको वो चीज़ नहीं दिखाएगा, लेकिन आप जब एक एक हेल्थ एजुकेटर होंगे, नर्स होंगे, डॉक्टर होंगे, साइकियाट्रिस्ट होंगे, ठीक है, या कोई फिजिशियन होंगे, तो आपने उनको इस बात पे आमादा करना है, आपने उनको इस बात का यकीन दिलाना है कि भई मैं आपका इसमें हेल्प करूँगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, आपका मैं कोई कोई ट्रीटमेंट बता सकता हूँ, कोई रास्ता बता सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आपका हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है वो
यूज़फुल यानी कि काम आएगा, ठीक है? वहाँ पे आप जो है उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, लोगों का बिलीफ चेंज कर सकते हो और लोगों का जो यकीन होगा ना वो आप हेल्थ की तरफ ला सकते हो, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपको जो है वो की कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, इसको अगर मैं थोड़ा-सा आपको समझाने की कोशिश करूँ, वैसे ये बहुत छोटा-छोटा लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले कंसेप्ट के लोगों का कंसेप्ट की जब हम बात करेंगे ना, इसका मतलब ये होगा कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। इसमें लिखा है परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी, यानी कि लोग जो है वो ये देखते हैं परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी की अगर हम डेफिनेशन करें तो लोग कहते हैं कि भई मुझे एक बीमारी है, मैं बीमार हूँ, मुझे कोई मसला हो सकता है, ठीक है? अब उसमें आप जो है कैसे अप्लाई करोगे, क्या चीज़ें देखोगे, उसकी एप्लीकेशन क्या होगी कि कौन से लोग जो है वो रिस्क पे हैं, किन लोगों को ये बीमारी हो सकती है, ठीक है? या किन लोगों को है, उनके बिहेवियर क्या है या उस पर्सन का साइन सिम्पटम क्या है, ठीक है? मेक परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी मोर कंसिस्टेंट विद इंडिविजुअल एक्चुअल रिस्क, ठीक है? और कौन लोग वाक़ई इस बीमारी के साथ लड़ रहे हैं, तो हम उनके इस जो उनकी बीमारी है उनके बारे में उनको आगाह करते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें लिखी हुई है। जैसे कि इसमें दूसरा पॉइंट लिखा है परसीव्ड सिवियरिटी। लेकिन देखें सिवियरिटी का मतलब हम यही देखते हैं ना कि एक मरीज़ कितनी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला है। तो परसीव्ड सिवियरिटी में हम ये देखते हैं कि एक बीमारी का उसका उसका सीरियसनेस लेवल कितना है, ठीक है? कि ये बीमारी कितनी सीरियस है, ये कंडीशन कितना सीरियस है, ठीक है? स्पेसिफाई कंसीक्वेंसेस एंड रिस्क एंड कंडीशन। एप्लीकेशन में फिर हम उनको क्या बताते हैं कि उनके साइन सिम्पटम बताते हैं कि अगर आप इसका इलाज नहीं करोगे तो उससे और क्या कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या-क्या मसले और हो सकते हैं जिसे हम कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, ठीक है? और क्या बीमारियाँ हो सकती है अगर आप इसका इलाज नहीं करोगे, ठीक है? इसके अलावा परसीव बेनिफिट्स यानी कि अगर आपने इसका बता दिया, मरीज को राज़ी कर लिया, ठीक है? फिर आप उसके फ़ायदे बताओगे, जैसे बिलीव इन एफिकेसी ऑफ द एडवाइज्ड एक्शन। जो भी आपने उसको एडवाइस किया है तो उसका फ़ायदा क्या होगा, उससे वो बीमारी कितनी ख़त्म होगी, सीरियसनेस कितना ख़त्म होगा, ठीक है? और उसको एप्लीकेशन आप यानी कि अप्लाई कैसे करोगे, आप उसको बताओगे कि एक्शन कैसे लेना है, यानी क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, ये सारी चीज़ें आप उनको क्लियर करोगे एक पॉजिटिव वे में, ठीक है? अच्छा जी, जब ये हो गया फिर आप क्या परसीव बैरियर्स, जो चीज़ें उनकी रास्ते में रुकावट बनेगी, जैसे कि बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं कि उनको समझ नहीं आती, उनको कोई बात समझ नहीं आती, उनको किसी चीज़ का नहीं पता होता, तो बहुत सारी रुकावट बनेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे आप जो है उन चीज़ों को रीअश्योर कराओगे कि उनको किसी चीज़ में मुश्किल आ रही है या किसी चीज़ में वो आके फँस रहे हैं, ठीक है? उनको जो है वो किसी चीज़ में बैरियर नज़र आ रहा है तो आप उनको रीअश्योर कराओगे, उनको यकीन दहानी करवाओगे, ठीक है? और साथ-साथ उनको असिस्ट करोगे, उनकी मदद करोगे, उनको रास्ता दिखाओगे, ठीक है? ये आपकी सारी चीज़ें हेल्थ एजुकेशन में आ रही है। इसके अलावा स्पेशली जो हेल्थ बिलीफ मॉडल है, ठीक है? इसके अलावा क्यूज़ टू एक्शन में यानी कि क्या एक्शन लेना है, क्या एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है? और यहाँ पे एप्लीकेशन में वही बात के प्रोवाइड हाउ टू इन्फॉर्मेशन, प्रोमोट अवेयरनेस, यूज़ एप्रोप्रिएट रिमाइंडर सिस्टम्स, ठीक है? यही बात कि आप उनको इन्फॉर्मेशन दें, उनको अवेयरनेस दें, ठीक है? और जो रिमाइंडर बार-बार उनको रिमाइंड करवाए चीज़ें। सेल्फ एफिकेसी में ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि अपना खुद का ख़्याल कैसे रखना है, खुद क्या करना है, खुद अगर आप किसी बीमारी से लड़ रहे हो, आपने डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, दवाइयाँ दी, सर्जरी हुई, व्हाटएवर जो भी है, तो आप उनका फिर उसके बाद अपना ख़्याल कैसे रखोगे, ठीक है? तो इस मॉडल को अगर हम देखें, इसमें मेनली आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। परसीव ससेप्टेबिलिटी में आपको बीमारी बताई है, ठीक है? कि आप बीमारी के बारे में बताओगे, उसके रिस्क के बारे में बताओगे, ठीक है? फिर सिवियरिटी, बीमारी कितनी सीवियर है, अब अगर उतनी सीवियर है तो आपने क्या करना है और उसकी वजह से मज़ीद कोई प्रॉब्लम ना बन जाए, ठीक है? फिर बेनिफिट, जब आप जो है उस बीमारी का इलाज करवाओगे तो इसका फ़ायदा कितना होगा, ठीक है? परसीव बैरियर्स, उसमें अगर कोई बैरियर हो, कोई मुश्किल हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, उसको कैसे ख़त्म करना है, ठीक है? और फिर उसके ख़िलाफ़ एक्शन कैसे लेना है, जो क्यूज़ टू एक्शन है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन,
रेडीनेस, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें फैलानी है। और फिर अपना ख्याल कैसे रखना है, सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ एफिकेसी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये सारे स्टेप्स जो आपके एक पूरे हेल्थ बिलीफ मॉडल को बिल्डअप कराती हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, यहाँ पे भी आपको बताया गया है, जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एज के हवाले से जेंडर, एथनिसिटी, पर्सनालिटी, सोशो इकोनॉमिक या नॉलेज, ये सारी चीज़ें आपके पास मसले हो सकते हैं, ठीक है। और आगे जाके उनसे जैसे किसी भी एज में कोई बीमारी हो सकती है, फिर उसके फ़ायदे क्या होंगे, फिर उसमें क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं, फिर उसमें सेल्फ एफिकेसी कैसे करोगे, ठीक है। अच्छा, जब ये सब कुछ होगा, फिर उसके बाद आपको जो जो फॉर एग्जांपल ख़तरा है, जो थ्रेट है, जो बीमारी है, उसका पता चला, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक्शन क्या लोगे, इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, जो कि आपका मेन गोल है, वो आपने चेंज किया, एक्शन लिया, ठीक है, और एक्शन के बाद बंदा ठीक हो गया। ये पूरा आपका गोल है जो कि हेल्थ बिलीफ मॉडल में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा जी। इसके बाद है हेल्थ प्रमोशन मॉडल। ये जो है डॉक्टर नोला जे पेंडर ने 1982 में डेवलप किया था, और ये आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना चाहिए। और इसमें यही बात बताई गई है कि नर्सिंग केयर जो है वो पेशेंट का ऑप्टिमल हेल्थ रिसीव करने के लिए, अचीव करने के लिए, और वेल बीइंग, उसके सेहत को प्रमोट करने के लिए होती है। यानी कि नर्सिंग केयर आप जो है वो पेशेंट का उसमें ख्याल रखेंगे, उसको सेहत की तरफ लाएंगे, ठीक है। और ये जो है मेंटल, जो वो काम कर रहा था मेंटल हेल्थ पे और अपने काम पे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने प्रमोट की और बताई, ठीक है, जो डॉक्टर पेंडर था, ठीक है। अच्छा जी। अब ये जो है हेल्थ मॉडल claims that each individual characteristic in life experiences a direct impact on their actions and decision। वही बात कि जो बंदा काम कर रहा है या जो उसके खसूसियात है, तो ज़ाहिरी बात है उन खसूसियात का उसके एक्शंस पे और उसके डिसीजन पे रिगार्डिंग हेल्थ बहुत ज़्यादा असर होता है। यानी कि जो आपका आपका काम, आपका रवैया, आपके जो डेली एक्टिविटीज़ होंगे, तो उन चीज़ों का असर आपके हेल्थ के ऊपर होगा। जो भी आप हेल्थ के रिलेटेड फैसला करेंगे, ठीक है, तो वो हेल्थ का फैसला आपका उन्हीं चीज़ों के साथ रिलेटेड होगा। जिस तरीके के या जिस कैलिबर के आप बंदे होंगे, तो आपके फैसले जो हेल्थ रिलेटेड होंगे वो भी उसी तरह के होंगे, ठीक है। और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि हेल्थ इज़ नॉट डिफाइंड सोनली एज द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। हेल्थ ये नहीं है कि सिर्फ आप बीमार नहीं हो, बल्कि आप कंप्लीटली तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, जो कि हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दोबारा वही आपको हेल्थ प्रमोशन मॉडल बताया गया है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर हम इसमें देखें तो वही इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, फिर उसके बिहेवियर और स्पेसिफिक चीज़ें बताई गई, परसीव कंटेंट और एक्शन, और वही जो हमने पहले पढ़े, और आगे जाके क्या एक्शन लेना है वो बताया, ठीक है। मेनली आपको उसका बस मॉडल पता होना चाहिए। अच्छा जी। इसके अलावा हेल्थ प्रमोशन की बात करें तो हेल्थ प्रमोशन में वही बात कि हम लोगों को जाके एजुकेशन दे दें कि आप जो है हेल्दी कैसे रह सकते हैं। अपने क्रॉनिक डिजीज़ेज़ जैसे कि बहुत सारी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कभी-कभी किसी को मसल्स के मसले होते हैं या कोई और अदर प्रॉब्लम्स है, तो उन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, उन अगर इस तरह की कोई बीमारी है तो आपने उसमें अपने आप को किस तरह बरकरार रखना है, ठीक है। और एक हेल्दी एनवायरनमेंट कैसे बनाना है, इट इज़ अ हेल्थ प्रमोशन, जैसे नाम से पता चलता है, ठीक है। अच्छा जी। अब इसमें हम क्या करेंगे कि सिर्फ हेल्थ को प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन यानी कि सिर्फ एक इंडिविजुअल का नहीं, बल्कि उनके फैमिली के भी और उनके एनवायरनमेंट का भी जो है बताएंगे उनको कि भाई आप किस एनवायरनमेंट में जो है वो रहते हैं, काम करते हैं या खेलते कूदते हैं, उनका वो एनवायरनमेंट कैसा है। यानी कि हम सिर्फ उनके हेल्थ के ऊपर बात नहीं करेंगे, बल्कि एनवायरनमेंट के ऊपर भी बात करेंगे कि अपने एनवायरनमेंट को आपने कैसे रखना है। अच्छा जी। इसके अलावा बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी, इसमें जो है ये हम पहले भी शायद पढ़ चुके हैं कि बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी क्या है, इसमें क्या बात की गई है। अच्छा जी। इसमें ये कहते हैं फोकसिंग मेनली ऑन व्हाट इज़ डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। यानी कि आप जो चीज़ ऑब्जर्व करते हो, जो चीज़ आप देखते हो, आप उसके ऊपर फोकस करते हो, ठीक है। और उससे आप जो है बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। यानी कि जो आपको स्टिमुलस मिल रहा है, आप उसी के मुताबिक रिस्पॉन्स दे रहे हो। जो भी चेंज आ रहा है, उसी के मुताबिक आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, उसी से आप सीखते हो, आपके माइंड में वो चीज़ बैठती है, ठीक है।
तो उसके मुताबिक आप रिस्पॉन्स देते हो, ठीक है। जैसे किसी चीज़ से आपको ख़तरा है तो आप उसको हटाओगे, आपकी कोशिश होगी कि ये चीज़ मैं यहाँ से हटाऊँ, ये मैं अपने आस-पास से दूर करूँ ताकि वो ख़तरा मुझे महसूस ना हो। ये आपका एक रिस्पॉन्स है, ठीक है? और यही चीज़ आपको सीखने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे इसमें जैसे कि लिखा हुआ है, जनरली इग्नोरिंग व्हाट गोज़ ऑन द इनसाइड ऑफ द इंडिविजुअल व्हिच इज़ ऑफ कोर्स इज़ ऑलवेज़ डिफ़िकल्ट टू एसर्टेन। यानी कि आपके दिमाग में जो चल रहा है, आपके बॉडी में जो चल रहा है, आप उसको इग्नोर करो और बाहर की चीज़ के ऊपर फ़ोकस करो, जो कि एक बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप अपने अंदर को नहीं इग्नोर कर सकते। ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, ठीक है? अब बिहेवियरिस्ट जो होते हैं, यानी जो लोग बिहेवियर के ऊपर काम करते हैं, वो क्लोज़ली जो हम किसी चीज़ को रिस्पॉन्स देते हैं ना, उन रिस्पॉन्सेज़ को वो देखते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है? और एनवायरनमेंट के हवाले से हम जो चेंज लेके आते हैं, यानी कि जिस तरीके से हम रिस्पॉन्स देते हैं, उस चीज़ को वो नोट करते हैं और उसी के हवाले से फिर थ्योरी देते हैं। आसान अल्फाज में मैं अगर आपको बताऊँ, तो बिहेवियरिस्ट थ्योरी ये कहती है हमें कि जो स्टिमुलस हमें मिलता है, हम सीख के, अपने एनवायरनमेंट से सीख के उसको रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है? और इसमें हम अपने इनर को इग्नोर करके, यानी कि इनसाइड ऑफ द ब्रेन या द बॉडी को इग्नोर करके बाहर के एनवायरनमेंट पे फोकस करते हैं, जो एक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन उस रिस्पॉन्स को, रिस्पॉन्स कैसे देना है, किस तरह सीखना है, ये बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी कहलाती है, ठीक है। और ये बिगी एंड शर्मिस ने 1992 में दी थी, और इससे पहले जो है हेलगार्ड एंड बावर 1966, ये नाम आप याद कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे कि आपको उसका एग्जांपल बताया गया है कि फॉर एग्जांपल आप किसी के पास जो है वो, आपको हॉस्पिटल का कुछ नहीं पता कि हॉस्पिटल में कैसा एनवायरनमेंट होता है, क्या नहीं है, ठीक है। और आप एक, जो आपका रिलेटिव है, रिश्तेदार है, आप उनके घर में जाते हो, जो बीमार है, ठीक है, कोई बंदा बीमार है, आप उनके घर में जाते हो, और जैसे आप उनके कमरे में एंटर होते हो तो आपको बहुत ही ख़राब सी बदबू और ऐसे ख़राब माहौल मिलता है, ठीक है। और आप उसकी वजह से आपको चक्कर आते हैं, या फिर आप जो एक चिड़चिड़ापन सा आ जाता है बंदे में, ठीक है। अब ये आपको महसूस होता है। तो जब आप किसी मरीज़ के पास जाते हो और उसके कमरे से, उसके आस-पास से आपको सारी चीज़ें मिलती है, बदबू और इसी तरीके से एक ख़राब माहौल, एक बीमारी वाला माहौल, तो आपका पूरा मूड ख़राब हो जाता है, आप क्वीज़ी टाइप हो जाते हो, ठीक है। अब आपने ये चीज़ सीखी है, ठीक है। तो जब भी आप किसी दूसरे मरीज़ के पास जाने का सोचोगे या किसी हॉस्पिटल में जाने का सोचोगे, तो आपको वही चीज़ें आपके ज़हन में आएँगी। आपको वैसे उल्टियाँ टाइप आएँगी, नौज़िया, वोमिटिंग, नॉज़िएटेड आप फ़ील करोगे, ठीक है? आपको ऐसे चिड़चिड़ापन होगा, और आपको वही ओडोर्स और वही स्मेल्स जो है याद आएँगी, और वो सारा एनवायरनमेंट आपके ज़हन में आ रहा होगा, जब भी आप किसी मरीज़ के पास जाने का सोचोगे या किसी डॉक्टर के पास या किसी हॉस्पिटल में जाने का सोचोगे, ठीक है? अब ये जो है आपने क्या किया, आपने एनवायरनमेंट से सीखा कि आप किसी जगह गए, आपको एक स्टिमुलस फ़ील हुआ, आपने एक चीज़ देखी, और उसका आपने रिस्पॉन्स क्या दिया, आपके बॉडी ने क्या किया। अब ये चीज़ आपके ज़हन में बैठ गई, ठीक है? यानी कि आप एटमॉस्फेयर को इम्पोर्टेंस देते हो, एटमॉस्फेयर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है? उसी के मुताबिक आप रिस्पॉन्स देते हो। अब जब भी आप इसी तरह के किसी सिचुएशन में जाओगे, ठीक है, तो आप जो है वही सारी चीज़ आपको नज़र आएँगी। ये मेन चीज़ जो है बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी है, यानी कि आप लर्न कर रहे हो, आप सीखते हो, और उसी चीज़ के हवाले से आप दोबारा अगर आप उसी सिचुएशन में आते हो तो पहली वाली कैफ़ियत होगी, जो अब मतलब जब आप जाते हो तो वही चीज़ आपको रिवाइज़ होगी, ठीक है? अच्छा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ऑफन विदाउट थिंकिंग और रिफ्लेक्शन पेशेंट्स एंड विजिटर फॉर्मुलेट दीज एसोसिएशन एज अ रिजल्ट ऑफ देयर हॉस्पिटल एक्सपीरियंस। वही बात कि जब भी आप किसी इस तरह हॉस्पिटल एक्सपीरियंस करोगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, और ये काफ़ी देर तक ये सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरिस्ट, कॉग्निटिव में जैसे कि हमें पता है कि हमने बिहेवियर में इंटरनल डायनामिक्स को इग्नोर किया था, ठीक है। तो इसमें हम अपने इंटरनल डायनामिक्स के ऊपर ही फोकस करेंगे, ठीक है। यानी कि हम अपने अंदर पे फोकस करेंगे कि अंदर क्या चल रहा है। कॉग्निटिव जैसे हमें दिमाग के बारे में बताता है, ठीक है। तो मेनली
दिमाग किस तरह किसी चीज़ को परसेप्ट करता है, ठीक है, किसी चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करता है, कैसे लेता है, दिमाग उसके बारे में कैसी चीज़ें बनाता है, ठीक है, या फिर किस तरह उसको स्टोर करता है, उसके बारे में क्या सोचता है, क्या मेमोरी बनाता है, कुछ कैसे उसको प्रोसेस करता है, किस तरह उस इंफॉर्मेशन को दिमाग में स्टोर किया जाता है। यानी कि जो भी चीज़ आपके दिमाग के साथ हो रही हो, जो जिसमें आपका दिमाग यूज़ हो रहा हो, ठीक है, या दिमाग यूज़ करके दिमाग से आप कोई चीज़ सीखते हो, ठीक है, तो उसको हम कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी कहते हैं। और ये आपको वही बताया गया है कि अ सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरी to healthcare is its encouragement of a recognition or an appreciation of the individuality and rich diversity in how people learn and process experiences। वही बात कि इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि लोग किस तरह चीज़ों को सीखते हैं, फिर उस एक्सपीरियंस को आगे जाके कैसे यूज़ करते हैं और मज़ीद क्या-क्या नई चीज़ें सीखते हैं। यानी कि एक एक्सपीरियंस आपने किया, उसको आप उससे आपको क्या समझ आया, क्या-क्या चीज़ें आपने सीखी और आगे जाके आपने उसको कैसे यूज़ किया, ये कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी कहलाती है, ठीक है? अच्छा, इसमें जो है वो आपको कुछ फोर्सेस बताए गए हैं, प्रोसेसेस बताए गए हैं, जैसे कि स्टेज 1 है, तो स्टेज 1 में आपको स्टिमुलस महसूस होगा, स्टेज 2 में वो प्रोसेस होगा, आपके ब्रेन में जाएगा, स्टेज 3 में जो है वो मेमोरी बनेगी, फिर पहले वो सेंसरी, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और स्टेज 4 में जब आप ये सारी चीज़ें सीखोगे, आपके दिमाग में आ जाएंगी, फिर आप किसी एक्शन लेने के काबिल होंगे, जिसको हम स्टेज 4 कहते हैं, ठीक है। वही बात कॉग्निटिव थ्योरी यहाँ पे आपको थ्रू डायग्राम बताई गई, ये आपको वही स्टेप्स वाइज बताया गया है कि जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो तो पहले आप असेस करोगे, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 आपका ये होगा कि आप आइडेंटिफाई करोगे चीज़ को, बीमारी को, ठीक है, फिर उसको प्रायोरिटाइज करोगे कि ये कितनी ख़तरनाक है, ठीक है। अच्छा, स्टेप 3 में आप अपने लिए गोल सेट करोगे कि भाई मैंने क्या काम करना है। स्टेप 4 में आप जो गोल आपने सेट किए हैं उसके ऊपर आपने क्या करना है, एक तरीका कार बनाना है, एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी है। स्टेप 5 में आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना है, जैसे हम असेसमेंट करते हैं ना या नर्सिंग प्रोसेस, तो वही आपको बताया गया है। स्टेप 5 में आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। स्टेप 6 में आपने उसको जो इम्प्लीमेंट किया, जो आपने अप्लाई किया, उसका उसको मॉनिटर करना है और उसका नतीजा निकालना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। अच्छा, इसमें वही स्टेप्स बताए गए हैं कि हेल्थ एजुकेशन में आप क्या-क्या चीज़ें थे, जैसे सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करते हो, फिर उसमें से हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो आप निकालते हो, आइडेंटिफाई करते हो, हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत कहाँ-कहाँ पर है, ठीक है। फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल सेट करते हो कि मैंने वहाँ जाके क्या बात करनी है, किस किस इशू पे बात करनी है, ठीक है। अच्छा, जब आप वहाँ जाते हो तो फिर क्या करते हो, डिफाइन द कंटेंट, जो भी आप बात करने जा रहे हो आप उसको डिफाइन करो, ठीक है, जो भी आपका मकसद होगा। जैसे आप ब्लड प्रेशर पे बात कर रहे हो तो पहले आप ब्लड प्रेशर समझाओ कि ब्लड प्रेशर है क्या चीज़, ठीक है। फिर आप आइडेंटिफाई द टारगेट ग्रुप, वही बात कि ऐसा ना हो कि लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं है या ब्लड प्रेशर के बारे में उनको ऑलरेडी पता है, वो किसी और बीमारी के साथ आए और उनको ब्लड प्रेशर का बता रहे हैं, तो टारगेट आपने पहचानना है। ऐसा ना हो कि डायबिटीज़ वाले को आप ब्लड प्रेशर के बारे में बताए और ब्लड प्रेशर को डायबिटीज़ के बारे में बताए, तो कन्फ्यूजन, ठीक है। तो जिस बीमारी के साथ जो लोग हो या जो आपका टारगेट हो वही आपने बताना है और आपने टारगेट को पहचानना है, ठीक है। इसके अलावा डिसाइड अप्रोप्रिएट मेथड एंड मीडिया। अच्छा, अप्रोप्रिएट मेथड मतलब ये कि लोगों को बात किस तरह समझानी है। ऐसा ना हो कि मतलब आप उनको वही लेक्चर मेथड दो और वो लेक्चर मेथड से उनको कुछ समझ ना आए, आप उनको प्रैक्टिकली करके दिखाओ, या फिर अगर आप उनको मीडिया के ज़रिए दिखाते हैं, कोई वीडियो वगैरह दिखाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, तो आप अपना एक मेथड यूज़ करें और जो लोगों को समझ आए, ठीक है। अच्छा, इसमें ये बात भी आ सकती है कि आप ऐसे अल्फाज यूज़ ना करें जो लोगों को समझ, क्योंकि आप अगर एक मेडिकल पर्सन है और लोग एक नॉर्मल बंदे हैं जिनको कुछ नहीं पता मेडिकल फील्ड के टर्मिनोलॉजीज और उनके अल्फाज के बारे में, ठीक है, आप उनके सामने वो बोलते जाएंगे, उनके मतलब दिमाग में कुछ नहीं आएगा, बात समझ नहीं आएगी, तो ये भी एक बैरियर हो सकता है, तो ये चीज़ नहीं करनी। इसके अलावा डेवलप अ डिटेल प्लान ऑफ एक्शन। जब आपने अपना कंटेंट समझ लिया, टारगेट पहचान लिया, फिर आप क्या करोगे, एक डिटेल एक्शन जो आपने करना है, जो आपने एक्शन लेना है, ठीक है,
वो करें। फिर उसके बाद क्या है, डिटरमाइन द टाइम एंड टेक्निक्स फॉर इवॉल्वेशन। फिर आप उसको कितने टाइम में करेंगे, ठीक है, टाइम आपके पास लिमिटेड हो तो किस किस कितने टाइम में क्या क्या करना है, और इसके अलावा उसका नतीजा क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स जो कि हमें पता होने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स एंड क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग स्टडीज, वही आपको बताएगा कि किस किस तरीके से हम लोगों को आगाह कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें या किन किन तरीकों से हम बता सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डिजिटल मीडिया, वही बात, आप वीडियो दिखाओ, फोटो दिखाओ, ठीक है, या केस स्टडी करवाओ। केस स्टडी मतलब किसी का केस आपके पास ऑलरेडी हो, उनमें से किसी बंदे को बुलाओ, कोई मरीज हो उनको बुलाओ, उनसे बात करवाओ, ठीक है। या फिर इसके अलावा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करवाओ, प्रैक्टिकली करके दिखाओ, या काउंसलिंग के जरिए आप करवा सकते हो कि एक एक बंदे को समझा के उसकी काउंसलिंग करवा के, ठीक है। इसके अलावा कारपोरेट गेस्ट लेक्चर्स लेक्चर्स भी दे सकते हो और ग्रुप एक्टिविटी भी करवा सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें जो मुख्तलिफ किस्म की टीचिंग मेथडोलॉजी है, ठीक है, ये आपको आई होप के पता होंगी, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद प्लेन पेशेंट एंड फैमिली एजुकेटिंग सेशंस या एजुकेशन सेशन, आप किसी फैमिली को कैसे एजुकेट करोगे, कैसे उनको चीज़ें बताओगे, ठीक है, पेशेंट को कैसे बताओगे, ये हम प्लान कैसे करते हैं, ये हमारा पूरा जो प्लान बनता है वो कैसे बनता है, तो ये आपको अभी वो बताया गया है। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग प्लान, हम कैसे प्लान करेंगे, तो जैसे कि आपको पहले बताया गया कि प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सर्व एज अ बेसिस फॉर डेवलपमेंट अ टीचिंग प्लान, यानी कि आपको पहले से पता होना चाहिए आपके गोल्स और आपके ऑब्जेक्टिव्स के मैंने किस चीज़ पे बात करनी है। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ तो मैंने हेल्थ एजुकेशन पे बात करनी है, ठीक है, इसमें ओवरऑल सब चीज़ें आएंगी। इससे मैं हट के अगर किसी बीमारी के बारे में स्पेसिफिकली बता दूंगा या बताऊंगा इस चीज़ को छोड़ के, यानी पीपीटी मैंने वो लगाई हुई है और मैं बता कुछ और रहा हूँ, तो ये मेरे ऑब्जेक्टिव से बात हट रही है, ठीक है, ना आपको समझ आएगी और ना मैं उस तरीके से आपको हेल्थ एजुकेशन समझा पाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, प्लान आपके पास होना चाहिए, आपको गोल्स और आपके ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपके पास एक ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए, तरतीब से होना चाहिए, ठीक है, और आप एक स्किलफुल नर्स एजुकेटर होने चाहिए, ठीक है, जो आपका एक टीचिंग टीचिंग प्लान होगा वो किस तरह होगा। इसके अलावा वही बात के एक्शन प्लान, आपने जो गोल सेट किए हैं, जो तरतीब आपने बनाई, आप उसको किस तरह इवॉल्वेट करेंगे, किस तरह एम्पलीफाई करेंगे, ठीक है। तो आपके पास वो सारी चीज़ें पहले से मौजूद होनी चाहिए, आपका पर्पस क्या है, आपका कंटेंट क्या है, आप किस तरीके से उनको बताओगे, मेथड क्या है, सीक्वेंस क्या है, आपका टाइम कितना लगेगा, ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो आपके पास पहले से मतलब क्लियर होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। इसके अलावा टीचिंग प्लान शुड क्लियरली एंड कॉन्साइजली डिस्क्राइब द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस। इसमें भी वही बात कि जो भी आप टीचिंग कर रहे हो या जाके उनको कुछ बताओगे, ठीक है, जो हेल्थ एजुकेशन दोगे, तो इसमें आपका सब वो शामिल होना चाहिए, ठीक है, जो आपके एजुकेशन प्रोसेस में हो, ठीक है, यानी कि हर चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये आपका प्लान है, ऑब्जेक्टिव पहले, फिर कंटेंट क्या है, फिर आपका मेथड क्या है, फिर टाइम कितना लगेगा, फिर रिसोर्सेज क्या है, ठीक है, और फिर मेथड ऑफ इवॉल्वेशन क्या है, यानी कि इस तरीके से आप उन सारी चीज़ों को प्लान करोगे, ठीक है। अब इसका आपको एग्जांपल भी यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, अगर ये मैं ज़्यादा जूम करूँगा तो वीडियो ख़राब हो जाएगी, लेकिन चले देखते हैं। अब देखें, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका है कि 20 मिनट का आपने टीचिंग सेशन रखना है, जिसमें पेशेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, आइडेंटिफाई 5 साइट्स फॉर इंसुलिन इंजेक्शन विद 100% एक्यूरेसी, यानी कि आप उनको ये चीज़ें बताने जा रहे हो कि आप इंसुलिन 5 किन किन जगहों पे लगा सकते हो और बिल्कुल सही कैसे लगा सकते हो, ठीक है। अब अगर इनका कंटेंट आउटलाइन देखेंगे तो आप क्या कर रहे हो, कंटेंट आपका क्या है, 5 एनाटॉमिकल साइट्स, यानी कि 5 चीज़ आप उनको 5 एनाटॉमिकल साइट्स उनको बताओगे, ठीक है। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है कि आप ये एक एक बंदे को बताओगे, 1:1 इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और टाइम अलॉटेड यानी कि
हर बंदे पे आपके 2 मिनट लगने हैं। ये सारी चीज़ें आप पहले से प्लान करते हो, ठीक है? रिसोर्सेज़ क्या है? रिसोर्सेज़ यानी किस चीज़ के ज़रिए आप उसको दिखाओगे, तो आपके पास एनाटॉमिकल चार्ट होना चाहिए। एक चार्ट जिस पे आपकी पूरी बॉडी एनाटॉमिकली बनी हुई हो, ठीक है? और फिर मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में आपका मतलब क्या करोगे, पोस्ट टेस्टिंग, यानी कि जब आपने उसको सारी चीज़ें बता दी तो फिर आप उससे रिवाइज करवाओगे, ठीक है? यही नीचे वही सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं पीपीटी में, आप देख लीजिएगा, तरीका यही है, ठीक है? अच्छा जी, अब इसके अलावा आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा ऑलरेडी पता है कि क्या चीज़ है। मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, असेसमेंट और इसके बाद प्लेन और इसके बाद क्लोज हो जाएगा। तो इस पे हम थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे, बाकी आपको पता है। जैसे कि सब्जेक्टिव में हम देखते हैं कि हर वो चीज़ जो पेशेंट हमें बताता है या पेशेंट से रिलेटेड हो, उसकी कंडीशन से रिलेटेड हो, ठीक है, या जो भी चीज़ हो, जो पेशेंट हमें बताए, उसकी फैमिली हमें बताए, या उसके जो रिपोर्ट्स वगैरह हो, ठीक है, ये सारे सब कुछ जो है वो क्या है, सब्जेक्टिव डेटा, जो हम फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा, ठीक है। इसमें हम ये पूछते हैं कि मरीज ने पहले जो इलाज किया था या जो एक्सरसाइज और जो भी वो कर रहा था, उसका क्या रिस्पॉन्स था, ठीक है। पेशेंट कितना इम्प्रूव हुआ या कितना उसकी वजह से मसला हुआ, पेशेंट के अभी कंप्लेंट क्या है, पेशेंट का लाइफस्टाइल क्या है, पेशेंट क्या करना उसका गोल क्या है, वो क्या चाहता है, ठीक है। और इसके अलावा एक्सरसाइज वो घर में कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सब कुछ जो पेशेंट से हम पूछते हैं और पेशेंट हमें बताता है, इट इज़ सब्जेक्टिव, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव डेटा बताया गया है। तो ऑब्जेक्टिव डेटा में एक तो पेशेंट स्टेटस हम देखते हैं, यानी कि ये वो चीज़ें जो हम देखते हैं, पेशेंट हमें नहीं बताता। तो पेशेंट स्टेटस जब हम देखते हैं, यानी कि पेशेंट की हालत देखते हैं, तो इसमें हमें नज़र आ रहा होता है कि उसको उसका गेट क्या है, उसके ट्रांसफ़र वो कितना मूव कर रहा है, ठीक है, बेड मोबिलिटी है, सीढ़ियाँ चढ़ पा रहा है, नहीं चढ़ पा रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसके अलावा उसके जो टेस्ट वगैरह, रिलेवेंट टेस्ट एंड मेजर्स, ठीक है, जैसे कि उसने गोनियोमेट्री, रेंज ऑफ मोशन का टेस्ट किया हुआ है, ठीक है, स्ट्रेंथ, बैलेंस, सेंसेशन, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अच्छा जी, फिर हम क्या इंटरवेंशन लेते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें जब हमने देखी तो हम इंटरवेंशन पे आएंगे। और इंटरवेंशन हमारी क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, कोई प्रोसीजर करवाना है या पेशेंट रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेशन हो, कम्युनिकेशन हो, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे, पेशेंट और उसके फैमिली के साथ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि भई आपने क्या-क्या करना है, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन देखोगे, तो उसमें आप उसको ट्रेनिंग और एजुकेशन वगैरह दोगे, फैमिली को बताओगे सब कुछ। और इसके अलावा अगर मोडेलिटी की बात करें, यानी कि किसी प्रोसीजरल इंटरवेंशन की बात करें, तो इसमें हम एक्टिविटी करवाते हैं, इक्विपमेंट या फिर इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, फ्रीक्वेंसी कितनी है, कब फॉलो अप करवाना है, और जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी, डोज़ कितना देना है, कैसे देना है, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये हम ऑब्जेक्टिव में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में आपको कम से कम फ़र्क पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हम असेसमेंट करते हैं, तो असेसमेंट में हमें पता है कि मरीज़ की क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन है या उसका इंप्रेशन, उसकी बॉडी किस तरह है, ठीक है? कि प्रीवियस ट्रीटमेंट से उसको क्या रिस्पॉन्स आया, ठीक है? उसका पेशेंट स्टेटस अभी क्या है, आगे जो है वो हमने किस तरह जाना है, जो पूरा असेसमेंट है, ठीक है? और इसके अलावा एक्सप्लेन हाउ ट्रीटमेंट इज़ मेडिकली नेसेसरी, हम मरीज़ को क्या बताते हैं कि पेशेंट की ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है, क्या-क्या उनके मसले हैं, क्या-क्या उनके लिमिट्स है, ठीक है? क्या-क्या उनके डिसेबिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं। और फिर हम प्लान करते हैं कि भई हमने आगे क्या करना है, नेक्स्ट हमने ट्रीटमेंट क्या देना है, फैमिली, पेशेंट ये एजुकेट कैसे करवाना है, ठीक है? कोई नया एक्सरसाइज़ हमने ऐड करना हो तो वो करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट, कब-कब आपने ट्रीटमेंट देना है, ठीक है? और कंसल्टेशन के लिए कब आना है, दोबारा कब आना है, फ़ॉलो अप करवाना है, ठीक है? इसके अलावा प्लान फॉर री-इवैल्यूएशन ऑन डिस्चार्ज, वही बात कि जब वो जाएगा, डिस्चार्ज होगा, तो आप दोबारा उसको री-इवैल्यूएट करोगे, दोबारा देखोगे, ठीक है? और इसके अलावा वही एक्सरसाइज़ प्रोग्रेशन वगैरह का बताओगे, ठीक है? सो दैट्स ऑल अबाउट हेल्थ एजुकेशन, एंड आई होप मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझा पाऊँ। बहुत आसान है, इसमें 1-2 थ्योरीज़ है, कुछ 1-2-3 चीज़ें हैं, जो थोड़ी-सी आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन है मुश्किल नहीं, ठीक है? आप इसको समझने की कोशिश करें, रट्टा लगाने की कोशिश ना करें। सो दैट्स ऑल फॉर हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ प्रमोशन, एंड नेक्स्ट चैप्टर हम इंशाल्लाह इसके बाद अपलोड करेंगे।
So thank you for watching. Take care.